Bismillahirrahmanirrahim. Students, the topic of our lecture is binding energy per nucleon. This topic is very important and interesting topic of nuclear physics. Binding energy per nucleon is so interesting that at the end of lecture, I think you all will be able to explain the stability of the nucleus. As you know, I think you know very well about the binding energy per nucleon. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की डिटेल में जाने से पहले आप लोगों को कुछ ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी न्यूक्लियर फिजिक्स की जो इस टॉपिक में लेक्चर में इस्तेमाल होगी उसके बारे में पहले पता होना चाहिए। तो इसमें पहली चीज़ है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन क्या है? न्यूक्लियॉन वो सब एटॉमिक या सब न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर मौजूद पार्टिकल्स को न्यूक्लियॉन कहते हैं और इम्पोर्टेंट न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे पार्टिकल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन हम यहाँ पर ज़्यादातर जिसको हम न्यूक्लियन कहेंगे वो हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की ही बात करेंगे। सेकंड टर्म में न्यूक्लियन नंबर है। न्यूक्लियन नंबर ये न्यूक्लियॉन्स की तादाद जो किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती है उसे न्यूक्लियन नंबर कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। फॉर एग्जांपल हीलियम हैज 4 न्यूक्लियन नंबर, क्योंकि हीलियम के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन, तो टोटल मिलकर 4 न्यूक्लियन हो गए। तो हम कह सकते हैं कि हीलियम का न्यूक्लियन नंबर 4 है। नेक्स्ट टर्म इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी तो आप लोग पिछली क्लासेस में एफएससी में आप लोगों ने पढ़ के आए होंगे कि बाइंडिंग एनर्जी क्या है, या आप इवन इसी बीएस में पिछले सेमेस्टर में आप लोगों ने मॉडर्न फिजिक्स में भी बाइंडिंग एनर्जी को पढ़ा होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी असल में ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे न्यूक्लियॉन्स बाइंड होते हैं विद इन द न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी को हम 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं। पहला तरीका ये है कि बाइंडिंग एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच न्यूक्लियॉन्स आर बाइंड विद इन द न्यूक्लियस। और दूसरा तरीके से हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी है, या जितनी एनर्जी से न्यूक्लियन बाउंड होते हैं वो बाइंडिंग एनर्जी है। तो बात तो एक ही है, लेकिन हम इसको 2 तरीकों से एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वो बाइंडिंग एनर्जी और आयनाइजेशन एनर्जी को एक चीज समझते हैं, लेकिन ये 2 डिफरेंट टर्म्स हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो किसी गैसियस एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी चाहिए। यानी आयनाइजेशन एनर्जी इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल ऑफ गैसियस एटम। यानी एक एटम को आयन बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो आयनाइजेशन एनर्जी। और न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए या न्यूक्लियस से एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी है। आयनाइजेशन एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी में डिफरेंस ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, और वो न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी है। तो ये तो 2 डिफरेंट चीजें हैं। नेक्स्ट है वैसे नाम से भी जाहिर है बाइंडिंग एनर्जी ये न्यूक्लियन को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी जो आयन क्रिएट करने के लिए, एक एटम को आयन में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो आयनाइजेशन एनर्जी है। Fission is the term used specially for the disintegration of a nucleus. एक न्यूक्लियस का जो ब्रेकअप है दिस इज कॉल्ड फिशन। न्यूक्लियस का टूटना फिशन कहलाता है। फ्यूजन सेकंड नेक्स्ट टर्म है फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब है फ्यूज होना, मिलना। अगर 2 लाइट न्यूक्लियाई आपस में मिल रहे हैं तो हम कहेंगे ये फ्यूज हो रहे हैं, तो ये प्रोसेस फ्यूजन का है। और न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर फिजिक्स में फिशन और फ्यूजन को हम ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली इनको हम डिस्कस करेंगे कमिंग लेक्चर्स में भी, और पीछे भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आप लोग पिछली क्लास में भी पढ़ चुके हो। स्टेबिलिटी क्या है? न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टेबिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक न्यूक्लियस की जो का स्टेबल होना है वो किस हद तक स्टेबल है, दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी। एक न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, जैसे यूरेनियम है तो आप लोग अगर बॉम्बार्डमेंट करते हो उस पर एक न्यूट्रॉन की तो वो डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है। तो उसकी एक खास स्टेबिलिटी होगी कि कितनी काइनेटिक एनर्जी से न्यूट्रॉन्स पर बम्बार्ड किया जाए, उससे स्ट्राइक किया जाए कि न्यूक्लियस टूट जाए। अब आपके पास 2 अगर न्यूक्लियस हैं,
एक के लिए आप दोनों को तोड़ना चाहते हैं, एक पर न्यूट्रॉन कम काइनेटिक एनर्जी से फेंकने से भी टूट जाता है और दूसरा ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से आप जब स्ट्राइक कराओगे तो टूटेगा। तो फिर हम कह सकते हैं कि जिसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड थी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से चलते हुए न्यूट्रॉन को फेंका गया, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी कह लें, बाइंडिंग एनर्जी से भी इसको रिलेट कर सकते हैं कि जिस न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो ज्यादा बाउंड होगा और स्टेबल भी ज्यादा होगा। तो ये कुछ टर्म्स थी जो आपने याद रखनी है और कमिंग स्लाइड्स में, आज के लेक्चर में, कमिंग डिस्कशन में इनको हम इस्तेमाल करेंगे। सो यू मस्ट कीप इन माइंड ऑल दीज टर्म्स। नेक्स्ट हम इसको बाकायदा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट से पहले आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में डिफरेंस क्या है। स्टूडेंट्स आमतौर पर बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को एक ही चीज लेते हैं, हालांकि इनमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बाइंडिंग एनर्जी के बारे में तो हमने पहले बात की है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियॉन्स को बाइंड करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो बाइंडिंग एनर्जी है। और ये बाइंडिंग एनर्जी से पता चलता है हमें न्यूक्लियस कितना स्टेबल है। लेकिन अगर हम किसी न्यूक्लियस को एग्जैक्टली उसकी स्टेबिलिटी को जानना चाहें तो ज्यादा हमें जो कॉम्प्रिहेंसिवली न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में बताती है टर्म, वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है न्यूक्लियर फिजिक्स में किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को जानने के लिए। बाइंडिंग एनर्जी इटसेल्फ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंपॉर्टेंट है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब ये हुआ कि एक न्यूक्लियस की जितनी भी बाइंडिंग एनर्जी है उसको हम न्यूक्लियन पर डिवाइड करेंगे तो जो एनर्जी, जो अमाउंट हमें मिलेगी वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। यानी हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन इन द न्यूक्लियस, the result gives us बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी दोनों में डिफरेंस समझने के लिए, या फिर आप ये कह लें कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैं यहाँ एक एग्जांपल दे रहा हूँ और इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। या मैंने दो न्यूक्लियस लिए हैं, एक हमारे पास है आयरन का न्यूक्लियस आयरन 56 और दूसरा है यूरेनियम 235। दोनों की अगर बाइंडिंग एनर्जी को अगर हम देखें, बी मीन बाइंडिंग एनर्जी, तो आयरन 56 की बाइंडिंग एनर्जी है 492 MeV और ये MeV जो है ये बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की मेजरमेंट का यूनिट है। और बाइंडिंग एनर्जी ऑफ यूरेनियम 238 इज 1804 यानी 1804 MeV है। तो इन दोनों वैल्यू से हमें पता चल रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी यूरेनियम 238 की ज्यादा है। तो यहाँ से हम आसानी से पता चला सकते हैं, अगर हमें बाइंडिंग एनर्जी से ही बाइंडिंग एनर्जी ही स्टेबिलिटी बताए तो हम कह सकते हैं कि यूरेनियम 238 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आयरन 56, क्योंकि आयरन 56 की तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है जबकि यूरेनियम 238 की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि बाइंडिंग जो यूरेनियम 238 है ये ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू आयरन, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आयरन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरेनियम। तो ये हमें इस चीज का पता चलेगा, इस चीज का पता हमें देगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब हम ऐसे करते हैं कि इसी बाइंडिंग एनर्जी को उनके न्यूक्लियन पे डिवाइड करते हैं। तो आयरन में न्यूक्लियन के 56 है, तो आप इसको 56 पे डिवाइड करो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी को, तो 492 डिवाइडेड बाय 56 आंसर इज 8.78 MeV। और अगर आप यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी को उसके न्यूक्लियन पर डिवाइड करो 238 पर, तो हमें बाइंडिंग एनर्जी मिल रही है 7.57 MeV। तो यहाँ पर अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को देखा जाए तो आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है और यूरेनियम की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें बता रहे हैं कि आयरन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरेनियम, जबकि बाइंडिंग एनर्जी जो सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी थी उससे हमें पता चल रहा था कि यूरेनियम 238 ज्यादा स्टेबल है। तो फिर कौन सी टर्म ज्यादा बेहतर बता रही है, एक्सपेरिमेंट से ये पता चलेगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि आयरन ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू यूरेनियम। सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो है ये ज्यादा ऑथेंटिक, ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है एज कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी, एज कंपेयर टू ओनली बाइंडिंग एनर्जी। सो इससे एक और चीज जो सामने नजर आ रही है, जो जाहिर हो रही है, वो ये है कि किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी में
उसके न्यूक्लियॉन्स का भी रोल होता है। न्यूक्लियॉन की तादाद जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन बाइंडिंग एनर्जी के बढ़ने के साथ साथ ये जरूरी नहीं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी बढ़ रही हो। तो ये आप ये समझ सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू बाइंडिंग एनर्जी। तो यहाँ पर इस स्लाइड में आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूट्रॉन की इंपॉर्टेंस का पता चल रहा होगा कि इससे अगर आप किसी एटम की, किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को एग्जैक्टली जानना चाहें तो फिर आपको बाइंडिंग एनर्जी उसकी नहीं चाहिए, बल्कि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का पता होना चाहिए। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की डिटेल, इसको अच्छी तरह समझने के लिए हम एक कर्व ड्रा करते हैं, और ये कर्व जो है आपको फ्रीक्वेंटली लिटरेचर इंटरनेट से मिल जाएगा। मैं यहाँ पर आपको ये दिखा रहा हूँ, आप लोग ये जो कर्व नज़र आ रहा है इसको ज़रा देखें ध्यान से। तो इसमें ये कर्व जो है ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस न्यूक्लियॉन नंबर या मैस नंबर ये ड्रॉ किया गया है। तो अगर आप बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन एमईवी एंड न्यूक्लियॉन नंबर इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ करें तो आप देखकर हैरान होंगे कि ये ग्राफ बड़ा अजीब सा आता है। और इस ग्राफ में अगर आप लोग देखें तो जो हाइड्रोजन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, यहाँ एग्जैक्टली हाइड्रोजन 1 जो है उसकी बाइंडिंग एनर्जी दिखाई नहीं, लेकिन उसकी बाइंडिंग एनर्जी 0 है। यानी अगर आप लोग ग्राफ को यहाँ से थोड़ा नीचे ले जाएं तो यहाँ 0 पे हाइड्रोजन 1 जो है, वो हाइड्रोजन जो नॉर्मल हाइड्रोजन का आइसोटोप है, हाइड्रोजन 1 जिसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 0 है। और 0 होनी भी चाहिए कि हाइड्रोजन के अंदर, हाइड्रोजन एक है, प्रोटॉन जो है वो तो स्टेबल ही है। प्रोटॉन के अंदर हाइड्रोजन के, नॉर्मल हाइड्रोजन का जो आइसोटोप उसके अंदर प्रोटॉन ही एक है। जब प्रोटॉन एक से ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी, तो हम कहेंगे कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल या अनस्टेबल है। जब उसके अंदर प्रोटॉन ही एक है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन तो है ही नहीं, तो हम कहेंगे तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी तो मेजरेबल ही नहीं होगी। तो हम कह सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी, और जहाँ से ग्राफ ये इस ग्राफ में यहाँ नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप किसी और ग्राफ में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ हाइड्रोजन का जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है वो 0 है। और जैसे जैसे न्यूक्लियॉन की तादाद बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में भी इंक्रीज आती जाती है। लेकिन यहाँ से एक डिप आती है लिथियम पर, और उसके बाद फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन बढ़ना शुरू हो जाती है। और अगर आप देखें तो ये आयरन पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम है, और उसके बाद फिर डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे न्यूक्लियॉन की तादाद बढ़ती है वैसे वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम होती जाती है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्राफ है। ये ग्राफ ज़ाहिर करता है कि लाइट न्यूक्लियाई जो हैं, जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, इनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कम है। और हैवीएस्ट जो न्यूक्लियॉन है, न्यूक्लियस है, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कम है, जैसा कि यूरेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम वगैरह, उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी कम। तो जो एवरेज न्यूक्लियॉन, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन रखने वाले न्यूक्लियस हैं, उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, और आयरन की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मैक्सिमम है। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का ट्रेंड देता है। अभी हम इसकी डिटेल में जाते हैं, इसको देखते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग है ग्राफ। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन लाइट एलिमेंट की भी, लाइट न्यूक्लियर की भी ज्यादा कम है, और हैवियर न्यूक्लियर की भी कम है। और जो मॉडरेट साइज के न्यूक्लियाई हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है। तो ये ग्राफ हमें ये बता रहा है। इसकी बेस पर अगर हम देखें तो हम ग्राफ को 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। 3 रीजन। एक रीजन तो ये है कि जिसमें बाइंडिंग जो लाइट एलिमेंट्स को ज़ाहिर करता है, लाइट न्यूक्लियाई को ज़ाहिर करता है, जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। यानी जो मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी वाले एलिमेंट हैं उनसे कम जो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, एक उनका रीजन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिनकी कम है, और लेकिन वो एवरेज न्यूक्लियाई से लाइटर है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है लेकिन लाइटर है। एक रीजन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है लेकिन वो हैवियर हैं। और तीसरा वो जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मैक्सिमम है। तो ये 3 रीजन इस ग्राफ से ज़ाहिर होते हैं। तीनों को वन बाय वन हम एक्सप्लेन करेंगे, और इसको आप लोगों ने समझने की कोशिश करना है। तो हम इन तीनों को, 3 रीजन को 3 नाम देते हैं। पहला रीजन जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है लेकिन वो लाइटर न्यूक्लियाई हैं, इनको हम कहते हैं, ये रीजन को कहते हैं फ्यूजन रीजन। फ्यूजन रीजन, इसको फ्यूजन क्यों कहते हैं, इसकी रीजन जो है उस पर हम बात अभी करते हैं कमिंग स्लाइड्स में।
वो रीजन जिसमें हैवियर न्यूक्लियाई है लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, उसको हम कहते हैं फिशन रीजन। पहला फ्यूजन रीजन, लाइट एलिमेंट के लिए, लाइट न्यूक्लियाई के लिए फ्यूजन रीजन और हैवियर के लिए फिशन रीजन। और जो एवरेज न्यूक्लियाई का रीजन है जहां पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, उनको हम कहते हैं रीजन ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी रीजन। तो ये हमारे पास तीन रीजन में हम इस पूरे ग्राफ को डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो रीजन है उसके बारे में बात करते हैं। मैंने उस ग्राफ से जो उसको डिवाइड कर दिया, तो जो पहला रीजन है जिसे फ्यूजन रीजन कहते हैं, वो यहाँ से फिगर में आप लोगों को दिखाया हुआ है। फ्यूजन प्रोसेस जो है वो तो हमने इस पे बात की है कि लाइटर न्यूक्लियाई को अगर हम आपस में मिलाते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के अगेंस्ट काम करते हुए उनको मिलाते हैं, तो जब ये मिलते हैं, फ्यूज होते हैं न्यूक्लियाई, लाइटर न्यूक्लियाई, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और इसको हम इस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। लेकिन इस रीजन को फ्यूजन रीजन क्यों कहते हैं, ये जरा समझने वाली बात है कि ये रीजन फ्यूजन रीजन क्यों कहलाता है। यानी वो न्यूक्लियाई जिनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है और वो कम है, तो उनको हम फ्यूजन रीजन, उसको हम फ्यूजन रीजन कहते हैं। इसकी रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपको पता है दुनिया की हर चीज स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। और आप लोगों ने पिछली क्लासेस पढ़ा कि एटम भी अपने आप को स्टेबल रखना चाहते हैं। हम खुद, इंसान खुद अपने आप को स्टेबल रखना चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है। और एटम, न्यूक्लियस, हर चीज, यूनिवर्स की हर चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। तो स्टेबिलिटी रीजन वो है जिसमें एवरेज जो न्यूक्लियन नंबर वाले न्यूक्लियाई हैं, वो रीजन स्टेबिलिटी का रीजन है। तो ये लाइट एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो स्टेबल करने के लिए क्या करेंगे, ये अपने आप को मूव करना चाहते हैं रीजन ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ, स्टेबल रीजन की तरफ ले जाना चाहते हैं। उस तरफ ले जाने के किस तरह जा सकते हैं? अगर इसका मतलब ये हुआ कि जो एवरेज न्यूक्लियन वाले न्यूक्लियस हैं, उनकी निस्बत ये लाइट न्यूक्लियाई जो हैं, जिनके अंदर न्यूक्लियन की तादाद कम है, ये कम स्टेबल है। तो ये अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो इस ग्राफ से ज़ाहिर होता है कि अगर ये अपने आप को स्टेबल करेंगे तो फिर इन्हें किधर मूव करना चाहिए, नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ाने चाहिए। और ये कैसे बढ़ेंगे? ये उस सूरत में बढ़ेंगे कि अगर ये लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज करेंगे, आपस में मिलेंगे। जब आपस में मिलेंगे तो ये इनके न्यूक्लियन बढ़ेंगे और ये स्टेबिलिटी रीजन की तरफ जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आप लोग देखें, हमारे पास हीलियम और हाइड्रोजन है। हीलियम He3 की बात करें, ये हीलियम का आइसोटोप, और हम दूसरा H2 हाइड्रोजन का जो सेकंड आइसोटोप है, ड्यूटेरियम, की बात करते हैं। तो इन दोनों आपस में फ्यूज अगर होंगे तो इनका अंदर न्यूक्लियन 5 बन जाएंगे, तो ये बोरॉन बनेगा। चलो, बोरॉन यहाँ इसमें नहीं दिखाया हुआ, हम इसके अलावा लेते हैं। फर्ज कर लेते हैं एक He3 और दूसरा He3 आपस में मिलना चाहते हैं, इनको मिलाते हैं, फ्यूज करते हैं। तो फ्यूज करने से इनके ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? 3 न्यूक्लियन एक के, 3 न्यूक्लियन एक के, 6 न्यूक्लियन। तो 6 न्यूक्लियन वाला कौन सा है? लिथियम 6। तो लिथियम 6 का अगर देखा जाए तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी He3 की निस्बत ज्यादा है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा होगी, वो आपने पिछली स्लाइड में एग्जांपल में देखा था, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब दो He मिलेंगे तो लिथियम बनेगा, लिथियम 6 बनेगा। और लिथियम 6 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है एज कंपेयर टू He3। इसी तरह आप लोग और भी देख सकते हैं। तो हम मतलब कह सकते हैं कि इस रीजन के अंदर जो न्यूक्लियाई हैं, उनमें जो उनका जो ट्रेंड है वो फ्यूज होने का है, इसलिए इनको हम फ्यूजन रीजन कहते हैं। तो फ्यूजन रीजन क्यों कहते हैं? फ्यूजन रीजन कहने की वजह यह है कि इस रीजन में जो न्यूक्लियाई मौजूद हैं वो फ्यूज होना चाहते हैं। फ्यूज होने से उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी और वो स्टेबल होंगे। तो दिस इज द मेन रीजन to give the name of fusion region of this region. Next है fission region। फिशन रीजन को अगर हम देखें इस रीजन में, तो इस रीजन को फिशन रीजन क्यों कहते हैं? इसमें अगर आप लोग देखें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जैसे जैसे
न्यूक्लियस में न्यूक्लियन की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होगी। तो फिर ये न्यूक्लियन भी अपने आप को, ये न्यूक्लियस भी अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं। तो स्टेबिलिटी के लिए फिर क्या चाहिए? स्टेबिलिटी के लिए ये चाहते हैं कि हमारे न्यूक्लियन कम हो जाए। अब कम कैसे होंगे? कम होंगे, ये एक न्यूक्लियस जो अपने अंदर से न्यूक्लियन को निकाल दे, तो जब निकालेगा तो डिसइंटीग्रेट होगा। एक न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेट होना, टूटना, ये फिशन है। तो इस रीजन के अंदर जितने भी न्यूक्लियाई हैं, ये फिशन रिएक्शन का या फिशन प्रोसेस का ट्रेंड रखते हैं, इसीलिए इस रीजन कहते हैं फिशन रीजन। फिशन रीजन, तो फिशन आपको पता है ये वो प्रोसेस है जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस जो है वो टूटता है और उससे दो लाइटर न्यूक्लियस, दो या दो से ज्यादा लाइटर न्यूक्लियस पैदा होते हैं और साथ अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और ये एनर्जी जो है इसको हम एटॉमिक बम और न्यूक्लियर रिएक्टर में, पावर रिएक्टर्स में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों रीजन को अगर हम देखें तो फ्यूजन में ये स्टार्स के अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो फ्यूजन रिएक्शन है या फ्यूजन प्रोसेस हो रहे हैं, जो फ्यूजन प्रोसेस है। तो वहाँ प्रोसेस, इन प्रोसेस में लाइट न्यूक्लियर फ्यूज होते हैं, और लाइट न्यूक्लियर फ्यूज क्यों होते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लें। फ्यूजन रीजन और फिशन रीजन, फ्यूजन रीजन में मिलने वाले लाइट न्यूक्लियर होंगे, और वो मिलते इसलिए हैं कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए, ताकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े। और फिशन रीजन में हैवी न्यूक्लियाई हैं और अपने आप को तोड़ना चाहते हैं, तोड़ के अपने न्यूक्लियन कम करना चाहते हैं, और अपने कम न्यूक्लियन से वो स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे, इसलिए ये फिशन रीजन है। थर्ड रीजन जो है वो स्टेबिलिटी, रीजन ऑफ स्टेबिलिटी या स्टेबिलिटी रीजन है। वही ग्राफ के अंदर, कर्व के अंदर आपको जो दरमियान में सेंटर पे जो आयरन के एग्जैक्ट नीचे रीजन नजर आ रहा था, बहुत थिन सा रीजन, इसको हम स्टेबिलिटी रीजन कहते हैं या रीजन ऑफ स्टेबिलिटी। अगर हम इस रीजन को देखें तो इस रीजन पर जितने भी न्यूक्लियर मौजूद हैं, इन तमाम की बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम है, मीन वो स्टेबल न्यूक्लियाई है। तो अगर हम इस रीजन से राइट साइड की बात करें तो तमाम न्यूक्लियाई फिशन रिएक्शन या फिशन ट्रेंड शो करेंगे, और लेफ्ट साइड की तरफ तमाम न्यूक्लियस जो हैं वो फ्यूजन ट्रेंड शो करेंगे। लेकिन इसको स्टेबिलिटी रीजन या रीजन ऑफ स्टेबिलिटी क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि इस रीजन में जितने न्यूक्लियाई आते हैं वो एवरेज साइज्ड न्यूक्लियाई हैं, उनके अंदर न्यूक्लियन की तादाद एवरेज है, मॉडरेट है, और वो स्टेबल है। तो इसमें स्टेबल न्यूक्लियस होने की वजह से, स्टेबल न्यूक्लियाई होने की वजह से इस रीजन में इसको रीजन ऑफ स्टेबिलिटी कहते हैं। ये सारा लेक्चर था। इस लेक्चर में आप लोग, मेरा ख्याल है इस लेक्चर के कुछ इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को समझने के बाद आप लोग मेरा ख्याल इस काबिल हैं कि आप किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बयान कर सकें। मतलब अगर आपको मैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ दे दूं और मैं आपसे पूछ लूं कि कौन सा रीजन, कौन सा न्यूक्लियस जो है वो ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, तो आप अच्छे तरीके से उसको बता सकते हैं। लेकिन फिर भी आपके माइंड में अगर वो क्वेश्चन है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन ये कुछ क्वेश्चन है जो आपने खुद इनको सॉल्व या एक्सप्लेन करना है। लेकिन मैं इनका थोड़ा सा हिंट आपको थोड़ा दे देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ He4। तो हीलियम 4 की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करें। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करने के लिए अब बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर लो, उसे 4 पे डिवाइड कर दो तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। अब बाइंडिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें? बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए नजर आ रहा है कि हीलियम के अंदर 4 न्यूक्लियन है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैथ मैंने आपको पहले बताया हुआ है। आप प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन का मैथ अलग फाइंड करें, और हीलियम का मैथ जो है वो आप लोग अलग लिटरेचर से ले लें। तो अगर आपको ना मिल रहा हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप इन दोनों मैथ्स का डिफरेंस लें, जो मैथ डिफेक्ट है, और मैथ डिफेक्ट से आप लोग बाइंडिंग एनर्जी से वो 931 MeV से मल्टीप्लाई करके आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करें। बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करना आपको पहले बताया हुआ है, सिखाया हुआ है। आप उसको 4 पे डिवाइड करेंगे तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल न्यूक्लियस हैज मास नंबर ऑफ 200, व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन इट शोज टू स्टेबलाइज इटसेल्फ, एक्सप्लेन। ये बहुत आसान सा है कि आप लोगों के पास कोई हाइपोथेटिकल न्यूक्लियस है और उसका मास नंबर या न्यूक्लियर नंबर 200 है, तो आप लोगों ने
बताना ये है कि वो किस तरह का ट्रेंड शो करेगा अपने आप को स्टेबल करने के लिए, तो इसको एक्सप्लेन भी करना है आपको। ये मैंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में बताने की कोशिश की है, फिर भी आप लोग उस पर सोचिएगा। और मुकम्मल क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन आप हिंट कोई और लेना चाहें या पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व एक्सप्लेन अ डिप एट लिथियम 6 विद रिस्पेक्ट टू स्टेबिलिटी। तो आपने अगर उस कर्व में देखें तो एक डिप है लिथियम 6 पर, तो वो डिप की रीजन क्या है, वो स्टेबिलिटी के हवाले से क्या बताता है। तो ये थोड़ा सा आप लोगों ने लिथियम 6 की बताना है, लिथियम 6 के बारे में या उस डिप के बारे में स्पेशली। और लास्ट है क्वेश्चन, कंपेयर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इन अ न्यूक्लियस टू आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो ये मैंने स्टार्ट भी आपको बताया था, इसके बारे में हिंट दे दी है, तो आप दोनों को कंपेयर कीजिएगा और इन दोनों को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, आप ये इनको अपने तौर पे सॉल्व करना। कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।